गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 माह से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत के पहले ई कचरे क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है भारत के पहले ई कचरे क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। और इस क्लिनिक को देखा जाए, ई कचरे क्लिनिक को किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम द्वारा जो है संयुक्त रूप से इस क्लिनिक को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि भारत के पहले ई कचरे पार्क का उद्घाटन जो है स्थापना किया जा रहा है दिल्ली में। और अगर हम क्लिनिक की बात करें, ई कचरा क्लिनिक की, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहले से स्थापित किया जा चुका है। अब हम आते हैं आज की क्लास पे और सबसे पहले आज के सेशन पे चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न पे कि पहला प्रश्न है हमारा कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान नष्ट हुए विश्व के सबसे बड़े मालवाहक विमान का क्या नाम है। देखिए, रूस जो है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है और इस आक्रमण के दौरान जो है विश्व का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत जो है वो नष्ट हो गया है। उसका नाम क्या है? ओल्गा, रोमिया, मीरिया या फिर गोल्गा। करेक्ट आंसर सी है, मीरिया नाम है। आप इस मालवाहक विमान को देख सकते हैं जो कि विश्व के सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। तो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान दुनिया के सबसे बड़े विमान को रूसी सैनिकों ने कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, कीव के पास एक हवाई क्षेत्र में नष्ट कर दिया है। और इस विमान का नाम है AN-225 मारिया। ठीक है, जिसका यूक्रेनी अर्थ क्या होता है? सपना। ठीक है, तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, AN-225 मारिया, जो कि देखा जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी विमान थी, दुनिया के ये सबसे बड़ी विमान थी जो कि इसको नष्ट कर दिया गया है। और यूक्रेन, इसका देखिए निर्माण किसके द्वारा किया गया था इस विमान का। तो इसको देखा जाए यूक्रेनी एरोनॉटिक्स कंपनी एंटोनोवा के द्वारा इस विमान को बनाया गया था और जिससे पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी। AN-225 विमान पे जब आक्रमण किया गया था तो ये देखिए कहाँ पर ये हुआ स्थित था, ये विमान उस समय कहाँ स्थित था। तो ये AN-225 विमान होस्टोमेल हवाई अड्डे पर स्थित था जब रूस की सेना ने, ठीक है, यूक्रेनियन हवाई अड्डे पर हमला किया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक फैक्ट जो है ये बन सकता है आपके एग्जाम में। चूँकि हम यूक्रेन के बारे में देखिए, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूक्रेन की जो है लोकेशन देखना। तो यूक्रेन के बारे में, जैसा कि युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, और यहाँ पे आपके सामने यूक्रेन का मैप खुला हुआ है जिसमें हम यूक्रेन की अगर राजधानी की बात करें दोस्तों तो ये इसकी राजधानी जो है कीव है। ठीक है, और देखिए इसका एक शहर है जो इस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, वो भी क्या है? खार्किव। ठीक है, एक कीव और खार्किव इस समय बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहा है। इसकी लोकेशन की बात करें तो किन किन देशों से अपनी सीमा को जो है साझा करता है। तो यहाँ पे देखा जाए रशिया से, फिर यहाँ बेलारूस से है, और फिर पोलैंड से, और साथ ही साथ देखा स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा से ये अपनी सीमा को साझा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी सीमाएं ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसकी बात करें समुद्री सीमा की तो ब्लैक सी से अपनी सीमा को टच करता है। उसी ब्लैक सी में देखा जाए दोस्तों क्रीमिया, ठीक है, जिसको देखा जाए ये हिस्सा बन गया है रशिया का। ठीक है, क्रीमिया इसी में स्थित है। और यहाँ पे देखा जाए जो है सी ऑफ अजोव सी भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रूस के, चूँकि हम यूक्रेन की बात करें जिसकी राजधानी कीव है, और यहाँ की मुद्रा देखिए यूक्रेनी रिवीनिया जो है वो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है यहाँ की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस डॉक्यूमेंट्री को वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री ग्रैंड ज्यूरी पुरस्कार मिला है? माई लाइफ, ऑल दैट ब्रीथ्स, ओपन स्काई या फिर द नाइट विद रूफ। करेक्ट आंसर इज बी, ऑल दैट ब्रीथ जो है ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी जिसको वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री ग्रैंड ज्यूरी पुरस्कार मिला है। ठीक है, सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में। आप इसकी तस्वीर देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये स्टोरी, ये डॉक्यूमेंट्री किस पे बेस्ड थी। तो ये देखा जाए इस फिल्म को बनाया किसके द्वारा गया था। तो ये फिल्म है दिल्ली में रहने वाले निदेशक शौनक सेन की प्रदूषण पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ को फिलाडेल्फिया में विश्व सिनेमा ग्रैंड ज्यूरी पुरस्कार प्रदान किया गया। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है
और इसी प्रदूषण पे जो है इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। किसके द्वारा? निर्देशक सोनक सेन के द्वारा बनाया गया है। और इस डॉक्यूमेंट्री, इस लघु फिल्म को ऑल डेड ब्रीथ को फिलाडेल्फिया में विश्व सिनेमा ग्रैंड जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि अगर सोनक सेन के द्वारा यह निर्देशित फिल्म जो है सैनडांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में प्रदर्शित होने वाली एकमात्र जो है फिल्म थी देश की, यानी कि भारत की एकमात्र ये फिल्म भी थी। और ये फिल्म देखा जाए 2 भाइयों के जीवन पर आधारित है, जो कि जिनका नाम है सयूद और नदीम। और इन दोनों भाइयों का एक अलग प्रेम रहता है एक प्रजाति पे, जो कि उसका नाम देखे क्या है, एक विलुप्त हो रही प्रजाति जिसका नाम है काली चिल। ठीक है, ये जो काली चिल है ये दिल्ली के प्रदूषण से इसको सांस लेने की समस्या आती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के कारण इनको एक तरीके, और इन दोनों भाइयों का इस चील के प्रति एक अलग लगाव रहता है, जिनके जीवन को बचाने के लिए, जिनके संरक्षण के लिए इन दोनों भाइयों ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। और इन्हीं दोनों भाइयों पे ये फिल्म आधारित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑल डेड ब्रीथ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा माने जाने वाला कृत्रिम जलाशय मल्लाना सागर जलाशय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज डी है, तेलंगाना में मल्लाना सागर जलाशय का उद्घाटन किया गया है, जो कि कृत्रिम जलाशय है। और ऐसा माना जा रहा है ये भारत का सबसे बड़ा माना जाने वाला ये जलाशय है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय मल्लाना सागर जलाशय का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। इस जलाशय की बात करें तो ये समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह 557 मीटर की गहराई के साथ जो है निर्मित जलाशय किस परियोजना का? तो कालेश्वरम परियोजना का ये जलाशय हिस्सा है। कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना से तेलंगाना कभी सूखे का सामना नहीं करेगा। देखिए तेलंगाना में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उस सूखेग्रस्त क्षेत्र को एक तरीके से, या फिर किसी भी तरह के सूखे की समस्या न आए, इसके लिए तेलंगाना की सरकार के द्वारा जो है एक परियोजना चलाई गई, जिसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना। इसी कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना का ये भाग है मल्लाना सागर जलाशय, जो कि माना जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। ठीक है, यह जलाशय श्री राम सागर के बाद गोदावरी नदी बेसिन में दूसरा सबसे बड़ा भंडारण जो है जलाशय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना, अगर आपको मल्लाना सागर जलाशय, देखिए आपके एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न बनते हैं, कुछ जलाशयों के नाम दे देंगे और मैच द फॉलोइंग दे देगा कि ये किस राज्य से संबंधित है। इस तरीके से देखिए पीसीएस वगैरह में ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुछ और जलाशयों के भी नाम पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जिससे अक्सर जो है प्रश्न बनते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब जीता है? तो मैक्सिकन ओपन 2022 जो कि टेनिस से संबंधित है, और इस खिताब को एकल खिताब किसने जीता है? कैमरन नोरी, फेलिसियानो लापिस, रोजर फेडरर या फिर राफेल नडाल। करेक्ट आंसर इज डी है, राफेल नडाल ने जीता है मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब जीता है। टेनिस में राफेल नडाल जो कि स्पेन से संबंधित है, इन्होंने ब्रिटेन के नंबर 1 खिलाड़ी कैमरन नूरी को 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे देखिए इस खिताब को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, अक्कापुल्को। ठीक है, अक्कापुल्को खिताब के भी नाम से जाना जाता है मैक्सिकन ओपन को। और ये खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, जो कि स्पेन से संबंधित है। और इन्होंने किसको हराया है? तो ब्रिटेन के कैमरन नूरी को हराया है। इसी के साथ साथ राफेल नडाल के ये पूरे करियर का जो है कौन सा है, ये 91वां ATP खिताब है। और वर्ष 2023 की बात करें तो ये वर्ष 2023 में इनका तीसरा खिताब है। इसके पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी खिताब जीता था। इसमें अगर मैक्सिकन ओपन, इसके पहले भी इन्होंने, चूंकि चौथी बार मैक्सिकन ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। इसके पहले इन्होंने वर्ष 2005 में, वर्ष 2013 में और 2020 में जो है ये खिताब को जीता था। पुरुष डबल में देखा जाए मैक्सिकन ओपन 2022 में, तो पुरुषों के डबल खिताब विजेता में देखा हो तो कौन विजेता बना है? तो स्पेन के ही हैं फेलिसियानो लॉपेज, और यहाँ पे ग्रीस के हैं स्टेफानोस सितसिपास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बेसिकली ज़्यादा प्रश्न बनता है सिंगल से। ठीक है, एकल खिताब से ज़्यादा प्रश्न कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो यहाँ मैक्सिकन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। किसको पराजित करके? देखिए उप विजेता भी प्रश्न पूछा जाता है, कैमरन नूरी को हरा करके जीता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा पहली बार है जब केंद्रीय विधि सचिव को
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है, उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता, न्यायमूर्ति सुधीर जैन, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा या फिर न्यायमूर्ति संजीव देव। करेक्ट आंसर इज ए है, न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय विधि सचिव जो है उसको दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं न्यायाधीश अनूप कुमार की। तो ऐसा पहली बार है जब केंद्रीय विधि सचिव को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और इन्हें देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये केंद्रीय विधि सचिव है अनूप कुमार। तो केंद्र जो कानून मंत्रालय का जो न्याय विभाग है, उस न्याय विभाग के अनुसार देखा जाए तो केंद्रीय विधि सचिव अनूप कुमार मेंदिरत्ता को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। स्टार है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विधि सचिव को किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। और ये विधि सचिव कौन है? अनूप कुमार मेंदिरत्ता। न्यायाधीश यहाँ पे न्यायिक अधिकार के रूप में उनकी वरिष्ठता के आधार पर मेंदिरत्ता को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इनके अलावा 3 अन्य न्यायिक जो है अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो नीना बंसल कृष्णा, दिनेश कुमार शर्मा और सुधीर कुमार जैन को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश में 9000 वर्ष प्राचीन नवपाषाण स्थल खोजा गया है? जॉर्डन, मिस्र, मैक्सिको या फिर दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर इज ए है, जॉर्डन में 9000 वर्ष पुरानी प्राचीन नवपाषाण स्थल को खोजा गया है। और यहाँ पे आप इसकी तस्वीर देखिए तो यहाँ पे जॉर्डन व फ्रांसीसी पुरातत्वविदों के एक समूह ने, ठीक है, यहाँ पे जॉर्डन के और फ्रांसीसी के जो पुरातत्वविद थे उनके एक समूह ने जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान में एक सुदूर नवपाषाण स्थल का लगभग 9000 वर्ष प्राचीन एक पवित्र स्थल की खोज की है। ठीक है, ये जॉर्डन का जो पूर्वी वाला रेगिस्तान है, उधर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है। तो यहाँ पे जो है इस अनुष्ठान परिषद को एक नवपाषाण कालीन शिविर में बड़ी संरचना के समीप में पाया गया है, जिसे रेगिस्तान पतंग या सामूहिक जाल के रूप में जाना जाता है। अगर हम ऐसा माना जाता है कि ये जो स्थल है इसका उपयोग जो है नवपाषाण काल में वध करने वाली जंगली चिड़ियों को पालने हेतु किया जाता था। तो जो जंगली ये लोग शिकार करते थे, तो जो जंगली चिड़िया थी उनको पालने के लिए जो है इस स्थल का इस्तेमाल किया जाता था। यह पवित्र स्थल अब तक ज्ञात नवपाषाण काल की आबादी के प्रतीकवाद, कलात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक संस्कृति पर प्रकाश से डालता है। ठीक है, तो अभी तक देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके करंट बल्कि आपके स्टैटिक्स, इवन एंशिएंट इंडिया जो है हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि अभी तक जो है प्राचीन नवपाषाण स्थल का एक खोज किया गया है 900 वर्षों पुराना, किस देश में? जॉर्डन। चूंकि हम जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन देखा जाए तो सीरिया, इजराइल के बगल में है और सीरिया से अपनी सीमा को साझा करता है। जॉर्डन जिसकी राजधानी क्या है? अम्मान है। और इसका अगर मुद्रा की बात करें तो जॉर्डन दिनार है। चूंकि यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था है तो यहाँ के राजा जो कि जॉर्डन के अब्दुल्ला द्वितीय जो है यहाँ के राजा हैं। यहाँ पे जॉर्डन की बात करें जिसकी राजधानी दोस्तों अम्मान है। और ये देखिए अपनी सीमा किस किन देशों से साझा करता है? तो सबसे पहले तो ये सीरिया से अपनी सीमा को साझा करता है, फिर इराक से, फिर सऊदी अरब से और फिर इजराइल से। और ध्यान रखिएगा इजराइल और जॉर्डन के बीच में यहाँ पे जो है डेड सी है। तो एक बार प्रश्न भी आया है कि डेड सी जो है वो किन देशों के बीच में स्थित है? तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में। एक बार ये प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, देखिए इन कुछ 4 देशों के समथिंग नाम दे दिया था और पूछा गया था कि मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो उसके विकल्प में जॉर्डन भी था। ठीक है, बाकी ये था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जॉर्डन की सीमा जो है मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगती है। चूंकि हम बात करें मेडिटेरेनियन सी की यानी कि भूमध्य सागर की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन देशों की जो है भूमध्य सागर से सीमा लगती है। हमने यहाँ पे तो लेबनान देख लिया, सीरिया भी देख, इजराइल भी देख लिया, इजिप्ट भी देख लिया, बट जॉर्डन तो लगता नहीं है। ठीक है, जॉर्डन की सीमा अगर लगती है किसी से तो रेड सी से। ध्यान रखिएगा रेड सी की जो सीमा है वो जॉर्डन से लगती है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इमराती चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया? अभी हाल फिलहाल में इमराती चक्रवात आया है और ये किस देश को प्रभावित किया है? तो भारत, पाकिस्तान, मेडागास्कर या फिर यमन। करेक्ट आंसर सी है, मेडागास्कर को जो है ये प्रभावित किया है। तो इमराती चक्रवात ने वर्तमान मेडागास्कर पर कहर बरसाया है
और यह जो है चक्रवात इस वर्ष चरम मौसमी की 5वीं घटना है। इसके अलावा इस महीने में मेडागास्कर में आने वाला ये चौथा उष्णकटिबंधीय तूफान है। ध्यान रखिएगा, ये एक उष्णकटिबंधीय तूफान है और मेडागास्कर में आने वाला ये चौथा तूफान है। इसके पहले देखा जाए मेडागास्कर में और कौन से उष्णकटिबंधीय तूफान आए थे, तो अन्ना है, बतसिराई है और डुमाको है। ये हम लोगों ने चर्चा भी किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब चक्रवात वगैरह जो होते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, तो ये सब आपके ना पता होने चाहिए कि इन सब की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके का। तो यहाँ से आपकी ज्योग्राफी का आप अपना स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, जो ये चक्रवात है, कितने तरह के चक्रवात होते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, ये आप अपना ज्योग्राफी की बुक खोलिए, उससे थोड़ा सा अपनी चीज़ें फिनिश कर लीजिए। जब हमारा करंट चल रहा है तो उसमें साथ में आपका स्टैटिक्स भी चलना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? संस्कृत मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय? करेक्ट आंसर इस सी है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन यहाँ पे चलाया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा देखिए सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार करने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया गया। देखिए सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन मिले, बहुभाषावाद को बढ़ावा भी मिले और साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि हम अन्य भाषाओं के बारे में भी जब जानेंगे, अन्य भाषाओं के बारे में भी थोड़ा ज्ञान रखेंगे, तो उससे हमारी एकता क्या है, मजबूत होती है, ठीक है। क्योंकि भाषा क्या है, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ठीक है। आप भाषा के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं, एक तरीके से यह अभिव्यक्ति का जो है माध्यम होता है। और कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, भाषा सर्टिफिकेट अभियान, यानी सर्टिफिकेट सेल्फी। और भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी की यह पहल का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया का द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। देखिए ये मोबाइल ऐप क्या है, भाषा संगम मोबाइल ऐप। तो इस ऐप को जो है 22 अधिसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सीखते। देखिए जितनी भी जो हमारे संविधान में जो 22 अनुसूचित भारतीय भाषाएं हैं, उन भारतीय भाषाओं में जितने भी हम जो डेली की दिनचर्या में जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो हर व्यक्ति उसका मतलब ज्ञान पा सके, जिससे कि आप कभी भी किसी अदर स्टेट में जाइए जहाँ पे आपके अलग भाषा बोली जाती है तो आपको समस्या नहीं आए, क्योंकि जनरली हम दिन भर के कुछ ना शब्दों का लगातार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, आप एक अलग थलग नहीं महसूस करेंगे। जब आप भाषा उनकी समझ पाएंगे और उसी भाषा में उत्तर दे पाएंगे तो इससे आपको एक कनेक्शन फील होगा। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक संगम मोबाइल ऐप जो है बनाया और उसमें उसके माध्यम से ये जो है 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में जो 100 शब्द हैं आप उस पर सीख सकते हैं, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में शुरू किए गए इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल हासिल कर सके, ठीक है। तो बुनियादी संवाद नॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल जो आप नॉर्मल बातें अपनी करते हैं उसको आप सीख सके, जिससे कि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आए अगर आप किसी दूसरे भाषा के क्षेत्र में जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरुआत की गई है। अगला है, किस राज्य में 4 दिन तक चलने वाला वीवा कार्निवाल मनाया गया? कार्निवाल दोस्तों फेस्टिवल को ही कार्निवाल कहते हैं और वीवा कार्निवाल मणिपुर में, असम में, सिक्किम में या फिर गोवा में? करेक्ट आंसर इस डी है, गोवा में मनाया गया, वीवा कार्निवाल मनाया गया था। और ये गोवा में जो 4 दिन तक ये चलने वाला वीवा कार्निवाल 26 फरवरी को शुरू किया गया था। और कार्निवाल उत्सव जो है गोवा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है और इस साल 26 से लेकर के यानी कि 26 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। इसकी बात करें तो एक कैथोलिक द्वारा लेंट के महीने में पहले मनाया जाता है। लेंट का माह देखा ईस्टर के पहले 6 सप्ताह पहले होता है। देखिए कैथोलिक है ना, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके भी स्कूल्स होते हैं, जैसे कि एक आपका कैथोलिक हो गया, एक आपका प्रोटेस्टेंट हो गया, ठीक है। कैथोलिक जो होते हैं जैसे कि रोम में, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है अलग इनके ईसाइयों का होता है। यहाँ पे कैथोलिकों के द्वारा जो है ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। चूँकि हम गोवा की बात कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। गोवा, देखिए गोवा पे सबसे पहले अधिकार किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था और सबसे अंत में गोवा से वो जाते भी हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए कि भारत सरकार ने, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो बड़े आसानी से इन पुर्तगालियों ने गोवा को नहीं छोड़ा था।
इसके लिए भारत सरकार को एक अभियान चलाना पड़ा था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस किस ऑपरेशन के द्वारा जो है गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया और वो किस वर्ष चलाया गया, और गोवा का जो मुक्ति दिवस किस वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर, और हमारा अंतिम प्रश्न है कि सरकार द्वारा किस स्थान पर 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगी सरकार जो है, किया जाएगा? चेन्नई, सिंधुदुर्ग, मंगलूर या फिर बंगलुरु? करेक्ट आंसर इस बी है, सिंधुदुर्ग में किया जाएगा। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग में कनकावली में कयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। कयर बोर्ड कोंकण क्षेत्र में कयर उद्योग के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। देखिए, कयर उद्योग के बारे में हम देख लेंगे क्या है कयर उद्योग, उसके पहले ये देख लें कि इस क्षेत्रीय कार्यालय के खुलने से कयर बोर्ड क्षेत्र में और प्रगति होगी। कयर बोर्ड की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में कयर उद्योग के विकास और कोंकण के क्षेत्र के साथ साथ नए कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी राज्यों में अधिक विकास गतिविधियों के लिए उन्नत गतिविधियों का संचालन करेगा। ठीक है, चूंकि हम कयर उद्योग के बारे में बात करें तो देखिए क्या है कयर उद्योग, ये आपको पता होना चाहिए। कयर उद्योग देखिए ये कृषि आधारित एक ग्रामीण उद्योग होता है और इसमें जो है लगभग 7 लाख से लेकर के अधिक कामगारों को जो है जीविका प्रदान किया जाता है, जिसमें से अधिकांश जो है महिलाएं होती है। ठीक है, तो ये कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग है और यह उद्योग देखा जाए तो नारियल उत्पादित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। तो जितने भी जो राज्य हैं जो नारियल उत्पादन करते हैं, उन नारियल उत्पादन करने वाले राज्यों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें एक आर्थिक विकास के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग है, उसमें लगभग 7 लाख से अधिक जो है कामगारों को जीविका प्रदान किया जाता है, उसमें भी बेसिकली देखा जाए महिलाओं को। और यही कारण है कि यह उद्योग जो है इन क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय योगदान देता है। नारियल की बात करें दोस्तों तो आप मुझे बताइए नारियल के उत्पादन में जो है सर्वाधिक उत्पादित या फिर नारियल के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा? विश्व के परिदृश्य में देखें तो विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किस देश में किया जाता है? भारत में। ही बताइए कि भारत में नारियल का उत्पादन किस देश में किया जाता है? ठीक है, किस राज्य में किया जाता है सर्वाधिक? ठीक है, अब आते हैं आज के प्रश्न में, और आज का प्रश्न है हमारा, चूंकि हम हिस्ट्री के बारे में आज बात किए तो हिस्ट्री का एक स्टैटिक प्रश्न का है कि अग्नि की खोज किस काल की घटना है? ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा इतिहास कुछ कालों में बटा हुआ है और हम जानना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि जो है अग्नि की खोज जो है वो किस काल में जो है हुई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो है डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप लिंक है टिकोड एग्जाम का, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके अपना रिवीजन करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।